कंक्लूजन। तो दोस्तों, इन सब का सार निकाले तो कहा जा सकता है कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। स्थापित धारणाओं या एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन से ऊपर उठकर हमें अपना फ्यूचर चुनना है और उसका निर्माण भी करना है। और फिर एक चीज में महारत हासिल करनी है या किसी एक जगह अपनी मोनोपोली बनानी है। दोस्तों, दोस्तों, मोनोपोली इसलिए अच्छी है कि ये लोगों को कुछ बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करती है। लोगों को मोनोपोली बीट करना है तो कुछ बेहतर करना पड़ेगा।
दूसरा फायदा यह है कि मोनोपोली होने पर बिजनेस को पाने की रेट्स के साथ मजबूरी में केवल कंपटीशन की वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। इसका सीधा फायदा यह होता है कि ऐसे में कस्टमर्स को अपने हिसाब से ऑफर्स देकर, सर्विसेज देकर खुश रखा जा सकता है और एम्प्लॉयज को भी उनके काम के बदले अच्छे रेटिंग्स देकर सेटिस्फाई कर सकते हैं। मोनोपोली अपने पास वेस्ट लोगों को नहीं बल्कि बेस्ट लोगों को रखना चाहती है, इसलिए वो उन्हें बेस्ट रिटर्न्स और वर्क कल्चर भी देने की कोशिश करते हैं और गूगल इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दोस्तों, इस किताब के माने तो किसी भी बिजनेस में ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने काम में अपनी मोनोपोली बना ले। अध्याय 4, मोनोपोली कैसे बनती है। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आपको जानना होगा कि मोनोपोली आखिर बनती कैसे है। तो अब जानते हैं कि एक सफल मोनोपोली में कौन सी खास बातें होती हैं। पहली जरूरी बात, हमारी तकनीक बाजार में पहले से मौजूद तकनीक से कम 10 गुना बेहतर होनी चाहिए। दूसरी बात, नेटवर्क यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ा हो। फेसबुक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यहां एक यूजर के लिए फेसबुक तब तक इफेक्टिव नहीं होती जब तक कि उसके नेटवर्क में उसे जानने वाले दूसरे लोग उससे ना जुड़े, और इस कारण दूसरे लोग उस नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। आज फेसबुक के नेटवर्क में इतने लोग हैं कि अगर कोई उन्हें इस नेटवर्क से बाहर निकालकर अपने नेटवर्क में लेने की कोशिश करे तो ऐसा करना कुछ इम्पॉसिबल जैसा है। दोस्तों, फिर तीसरी बात है बड़े लेवल पर प्रोडक्ट बनाने की संभावना, क्योंकि बेसिक खर्चे यानी किराया, बिजली सब वही रहते हैं। इसलिए अगर बहुत सारा माल बनाया जाए तो खर्चे उसमें डिवाइड हो जाएंगे और पर यूनिट खर्चा कम हो जाएगा। जैसे अगर किसी को रोटी बनाना है और रोटी बनाने का काम है तो वो उन्हीं बेसिक खर्चों में 10 गुना ज़्यादा रोटियां बनाने लगे तो पर रोटी खर्चा कम हो जाएगा। इसका फायदा बिजनेस अपने ग्राहकों को दे सकता है। मोनोपोली वाले बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसके कारण वो अपने कस्टमर को सही कीमत और अच्छे ऑफर्स दे पाते हैं। चौथी बात यह कि इनके पास एक मजबूत ब्रांड होता है। एप्पल कंपनी अच्छे ब्रांड का एक अच्छा उदाहरण है, जिसे अभी तक कोई भी मोबाइल कंपनी बीट नहीं कर पाई। तो अगर आपको स्केल करना है कि कोई बिजनेस पहले से मोनोपोली है या उसमें एक मोनोपोली बनने की संभावना है या नहीं, तो आपको देखना होगा कि उस बिजनेस में ये 4 क्वालिटीज हैं या नहीं। अध्याय 5, सफलता के लिए सीक्रेट्स का पीछा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अब तो लगभग सब कुछ नया हो ही चुका है, तकनीक में भी बहुत नयापन आ ही चुका है, तो लेखक के हिसाब से आप एकदम गलत सोच रहे हैं। दुनिया में हमेशा कुछ नया करने की संभावना बनी रहती। भारत में पहले चाइल्ड मैरिज कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन देखिए कैसे आज इसे सम्मान से नहीं देखा जाता। धारणाएं बदली जा सकती हैं, बस हमें आज को क्रिटिकली देखने की जरूरत है। बिजनेस की बात करें तो हमें एक ऐसी नई तकनीक और चीजों को अपने बिजनेस में शामिल करते रहना चाहिए कि कोई उसकी नकल कर ही ना पाए और हमारा बिजनेस हमेशा यूनिक बना रहे। अगर हम अपने पुराने तरीके से काम करते रहेंगे तो हमें बाजार के कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, जिससे बिजनेस को नुकसान होगा। अध्याय 6, सफल कंपनी का रास्ता लंबा है। इसके बाद पीटर कहते हैं कि आपको लंबे समय तक टिके रहने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस एकदम से बड़ा बने, और दोस्तों आपको एक बार में एक चीज पर ध्यान देकर छोटे कदम बढ़ाने होंगे। जैसे अमेज़न कंपनी के पास बड़ा बनने का सपना पहले से था, लेकिन कंपनीज ने पहले कुछ समय तक केवल किताबें बेचने पर ध्यान दिया। जब किताबों में अमेज़न की मोनोपोली हो गई तो फिर सीरीज और वीडियोस बेचना शुरू किया, और हम अब जानते हैं कि छोटे छोटे लेकिन फोकस्ड कदम बढ़ाकर आज अमेज़न कहां पहुंच गया। तो दोस्तों आपको भी चलते रहना है और लगे रहना है, भटकना नहीं है, और एक दिन आपका स्टार्टअप जरूर सफल होगा। अध्याय 7, सही लोग, संस्कृति और मालिक का संतुलित इंटरेस्ट। दोस्तों ये भी जान लेना जरूरी है कि एक कंपनी की नींव रखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक मजबूत नींव रखने के लिए ध्यान रखना होगा कि हम जिन लोगों के साथ काम शुरू कर रहे हैं वो लोग कितने स्किल्ड हैं और कंपनी को लेकर उनका विजन क्या है। शुरुआत में हर व्यक्ति का काम कंपनी पर बहुत असर डालता है, इसलिए अच्छे लोगों का साथ बहुत जरूरी है।
दूसरी बात ये कि टीम मेंबर्स के बीच संबंध बहुत अच्छे हो। अगर उनके बीच की ट्यूनिंग अच्छी नहीं है तो शायद बाकी सब अच्छा होने पर भी कंपनी सफल नहीं होगी, क्योंकि कंपनी में शामिल हर एक व्यक्ति को अपने इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए ताकि ये आगे जाकर झगड़े का कारण ना बने। और यदि कोई भी ऐसी कंडीशन पैदा होती है तो उन डिस्प्यूट्स को जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाना चाहिए। आगे आने वाले किसी भी डिस्प्यूट यानी विवाद हम कैसे सुलझाएंगे ये भी पहले से सोच लिया जाना चाहिए। हमें कंपनी के सभी लोगों को मिलजुल कर काम करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। काम का वातावरण, वर्क इन्वायरमेंट और वर्क कल्चर कई बार पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी कई कंपनीज हैं जिसमें लोग कम पैकेज पर केवल वर्क कल्चर की वजह से टिके रहते हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों को बहुत अच्छा महसूस हो। अध्याय 8, बेचने के लिए लोगों की जरूरत। दोस्तों फिर पीटर बताते हैं कि कोई भी नया उत्पाद बिजनेस के लिए तो तब तक बेकार है जब तक कि उसे कोई खरीदे नहीं। दुनिया की कोई चीज तब तक खरीदी नहीं जा सकती जब तक उसे बेचा ना जाए, और बेचने के लिए हमें लोगों की जरूरत होती है। हमें सेल्स और सेल्स पर्सन को सम्मान की दृष्टि से देखने और सेल्स के कुछ नए तरीके खोजने की जरूरत है दोस्तों, ताकि सेल्स पर्सन मैनिपुलेशन से बच सके, जिसकी वजह से लोग उन्हें कम पसंद करते हैं। दोस्तों मैनिपुलेशन के बजाय एक अलग रणनीति का एक मजेदार उदाहरण मार्क ट्वेन की किताब टॉम वेवर का है, जिसने अपना पेंटिंग का काम बच्चों से कराया और बच्चों ने उसे पैसे भी दिए क्योंकि उसने बच्चों को अपना काम करके देखने दिया। दोस्तों माना कि ये अपनी तरह का एक उदाहरण है, लेकिन फिर भी सेल्स बिना मैनिपुलेशन किए सेल्स से नए तरीके खोजने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। पीटर कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट के हिसाब से कंपनी के लोगों की सेल्स में भागीदारी तय करनी पड़ेगी। बहुत बड़ी बड़ी डील्स में बड़े लेवल के लोगों को भी सेल्स में शामिल होना चाहिए। अध्याय 9, कई क्लीन टेक कंपनियों की असफलता के 7 कारण। दोस्तों अब पीटर बताते हैं क्लीन टेक्नोलॉजी कंपनीज के सफल ना होने के कारणों के बारे में। ये कंपनियां एक फ्रेंडली तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने से जुड़े प्रोडक्ट बनाती थी, लेकिन ये कंपनियां सफल नहीं हुई। पहली बात, इनकी टेक्नोलॉजी मार्केट में मौजूद टेक्नोलॉजी से थोड़ी ही बेहतर थी, 10 गुना बेहतर नहीं। दूसरी बात, सही समय सही टाइमिंग। ये कंपनियां जल्दी से आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन इन कंपनियों को धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए था। दोस्तों आज हम देख सकते हैं सोलर पैनल इंडस्ट्री धीरे धीरे सही अपनी जगह बना चुकी है। तीसरा कारण, ये एक छोटी जगह में अपनी मोनोपोली बनाने की बजाय बड़े मार्केट में एकदम से कूद पड़े और फिर इन्हें डॉग ईट डॉग वाले कंपटीशन का शिकार होना पड़ा। यानी अमेज़न गुरु की तरह पहले एक चीज में मोनोपोली बनाओ फिर आगे बढ़ो। चौथी बात से लोगों से जुड़ी हुई है। ये कंपनियां उन लोगों ने चलाई जो तकनीक के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए वो बेहतर तकनीक बनाने पर ध्यान नहीं दे पाए। पांचवी बात है बेचने से जुड़ी। कुछ कंपनियां तकनीक में अच्छी थी, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन फिर वो ज्यादा कार्य बेच नहीं पाए, जिससे बस नुकसान ही हुआ। यानी बेचने पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों क्लीन टेक कंपनियों के सफल ना होने का छठा कारण यह था कि इन्होंने ये नहीं देखा कि क्या आने वाले 10 साल तक ये अपने आप को बाजार में बनाकर रख पाएंगे। कुछ ही समय में दोस्तों चाइनीज कंपनियों ने बड़े सस्ते में सोलर पैनल बेचना शुरू कर दिया। इसलिए ध्यान देना जरूरी है कि किस तरह से हम अपने काम को लंबे समय तक चलाएंगे। सातवीं बात ये कि ये कंपनियां उन सीक्रेट्स को नहीं देख पाई जो किसी और को पता ना हो, और इस वजह से वो नयापन और यूनिकनेस को बरकरार नहीं रख पाई। दोस्तों ये केस स्टडी हमें हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए, और अगर हम अपना कोई काम कर रहे हैं तो हमें इन सारे पॉइंट्स के बारे में जरूर से जरूर सोचना चाहिए। अध्याय 10, अजीब लोगों का नजरिया महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों क्या आपको लगता है आप औरों से कुछ अलग हैं और कुछ अजीब भी? तो फिर आपके स्टार्टअप के लिए ये गुड न्यूज़ है। इस किताब के हिसाब से तो कुछ अलग सोचना और पर्सनालिटी में ओरिजिनलिटी होना एक अच्छी और ज़रूरी बात है।
पीटर टील की समझ से अच्छे स्टार्टअप को चलाने वाले लोग कुछ अजीब होते हैं, और इसे समझाते हुए उन्होंने पेपाल के फाउंडर्स का उदाहरण भी दिया, क्योंकि वो कुछ अलग थे।